प्रोफेसर अखिल स्वामी सर, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। तो जिस तरह से मध्य प्रदेश के चुनाव में हमने देखा कि पहले एग्जिट पोल हो या फिर सर्वे हो, तमाम सर्वे हो, गोदी मीडिया भी यही दिखा रहा था कि जो है कांग्रेस जीतने वाली है, लेकिन अंत में जब नतीजे आए तो फिर किस तरह के आए, और उसके बाद जिस तरह से ईवीएम पर सवाल खड़े हो रहे हैं, इस पर आप क्या सोचते हैं? देखिए निधि जी, मैं अपनी बात प्रारंभ करने से पहले एक चीज कहता हूं। मैं मान लीजिए अध्यापक हूं, मैं बेसिकली अध्यापक हूं, टीचर हूं। जी। अगर मान लीजिए स्टूडेंट कोई मेरे से ऐसा प्रश्न पूछता है जिससे मेरे को उसकी पुष्टि करनी पड़े, पुष्ट कर दूंगा। मेरे को छात्रों के दिमाग में कोई ऐसा शक नहीं रहने देना चाहता मैं एज ए शिक्षक कि वो ये सोचे कि भाई ये कह तो रहे हैं, कर क्यों नहीं रहे हैं, इसको सिद्ध क्यों नहीं करते। जैसे मान लीजिए मैं एग्जाम्पल देता हूं, मैंने बीएचयू से इंजीनियरिंग की। अब कोई कहे, मान लीजिए कोई आपका ही कोई श्रोता या दर्शक कहे कि स्वामी साहब ने बीएचयू से इंजीनियरिंग नहीं की है, झूठ बोलते हैं। अरे मैं अपनी डिग्री जो है फेसबुक में लगा दूंगा, ट्विटर में लगा दूंगा, 4 PM को भेज दूंगा, कहूंगा कि जितने आपके दर्शक हैं देख लें कि मैंने इंजीनियरिंग की है बनारस से या नहीं, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से एमबीए किया है कि नहीं। जब शुरुआत यहां से होती है, कोई आपसे कहता है कि अपनी डिग्री दिखा दीजिए, तो हाईकोर्ट से स्टे आ जाता है कि डिग्री नहीं दिखानी है। अरे अगर डिग्री है तो दिखाने में क्या परेशानी है, नहीं है तब परेशानी है। देखिए उसी प्रकार से जो चुनाव आयोग है वो एक प्रकार से अध्यापक की या पंच की भूमिका में है। आपने शायद पढ़ी होगी या नहीं पढ़ी होगी, मुंशी प्रेमचंद की पंच परमेश्वर आपने पढ़ी है क्या? जी सर, स्कूल में। वेरी गुड। इसका मतलब यह है कि जब आप पंच की कुर्सी में बैठते हैं, पंच की कुर्सी में जब आप जज की कुर्सी में बैठते हैं, तो आपका बेटा भी, और मैं देखिए एक चीज निधि जी बिल्कुल स्पष्ट बताऊं, मैं अभी अपने जीवन में जितने मंदिरों में गया हूं, कहीं गया हूं, सबसे ज्यादा पॉजिटिव वाइब्रेशन अगर मुझे कहीं मिली है, जहां मुझे इतनी सुखद अनुभूति हुई है, जहां मुझे लगा कि वाह आनंद आ गया, वो अहिल्याबाई होलकर जी का इंदौर के अंदर जो उनका निवास है। क्योंकि अहिल्याबाई होलकर वो महिला थी जिन पे उनके बेटे पे यह आरोप लगा था कि किसी महिला के साथ उसने दुर्व्यवहार किया था, हाथी से कुचलवा दिया था। देखिए यह है राजा का कर्तव्य। राजा का, पंच का, वैद्य का, गुरु का यह कर्तव्य है कि अगर उसके नीचे प्रजा को कोई संशय हो उसको दूर करे। अब मान लीजिए चुनाव आयोग के सामने ये 15,000 एप्लीकेशन गई, चुनाव आयोग के बाद वो सुप्रीम कोर्ट भी गई। कांग्रेस वालों का कहना है कि जो वहां पे सीट है मध्य प्रदेश के अंदर या छत्तीसगढ़ के अंदर या राजस्थान के अंदर, जो बैलेट पेपर से चुनाव हुआ उसमें 199 सीटों में कांग्रेस आगे है बैलेट पेपर में, और ईवीएम में जो है बीजेपी आगे होने लगी। ये संशय है, अब सच है कि झूठ मुझे नहीं पता। फिर उन्होंने कहा कि वहां पे जिस प्रकार से आपने, वो थे अपने जो तोमर साहब, उनके बेटे पे 10,000 करोड़ का आरोप लगा, फिर उसके बाद कोई ईडी नहीं पहुंचा, कोई सीबीआई नहीं पहुंचा, चुनाव आयोग ने कोई कार्रवाई नहीं की। भूपेश बघेल साहब के ऊपर आरोप, एक व्यक्ति कहा गया ईडी द्वारा कि एक आरोप लगा कि इन्होंने 550 करोड़ लिए थे। जैसे ही चुनाव संपन्न हुआ, बाद में वो व्यक्ति खुद कहता है कि मैंने तो ना भूपेश बघेल साहब से मिला हूं, ना मैंने कोई पैसा दिया। देखिए प्रश्न ये है कि ये जो पंच है, ये जो चुनाव आयोग है जिसके ऊपर हिंदुस्तान के लोकतंत्र का भार है, क्या ये उसको नहीं समझ में आता है कि अगर ये लोगों के दिमाग में संशय है और देश की जनता के दिमाग में ये संशय है, ये जो इलेक्शन है इसको मैनेज किया जा रहा है, ईवीएम जो है वो कब्रबाह में और दूसरी जगह मिल रही हैं। ये कह रहे हैं, जब डीएम कलेक्टर कहते हैं बालाघाट के कि जब जो बैलेट पेपर की गणना 3 बजे रूम खुलना था, स्ट्रांग रूम, कांग्रेस और बीजेपी के जो एजेंट थे उनके सामने खुलना था, वो दोपहर में 12 बजे खुल गया। कहते हैं हाँ कानून का उल्लंघन हुआ, गलती तो हुई, सस्पेंड कर दिया। अरे प्रश्न यह है खुला कैसे? जेल के अंदर वो आदमी क्यों नहीं गया? उसको ऐसा दंड क्यों नहीं दिया गया कि दूसरों को वो मिले? तो इसका मतलब यह है अगर निष्पक्षता खत्म हो जाए, अगर जज लोग जो हैं और जो पंच लोग हैं अगर इस प्रकार से दबाव में और उसमें काम करने लगे तो गरीब आदमी कहां जाएगा? इसका मतलब यह है कि अमीर आदमी मर्डर करेगा, रेप करेगा, एक गरीब आदमी को पकड़वा देगा, वो गरीब आदमी जाके कहेगा, उसके परिवार से कहेंगे तुम्हें 10 लाख रुपए महीना देंगे, वहां जाके थाने के सामने और जज साहब के सामने जाके कह दो मैंने किया है, तुम्हें मार देंगे, तुम्हें फांसी पे चढ़ा देंगे, वो करोड़पति बच जाएगा। ये क्या न्याय प्रक्रिया के लिए अच्छा है? क्या गरीब को न्याय मिल रहा है? देखिए जनता, जो राजा है,
जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड राजा है, जो जजेस साहब हमारे बैठे हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स बैठे हैं, ये उनका नैतिक कर्तव्य है उनको गरीबों को और कमजोर मजलूमों को उन्हें प्रश्रय देना है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने, निधि जी, एक बार कहा था, सरकार का मात्र एक काम है, मात्र एक काम, गरीबों को अमीरों के शोषण से बचाना। अगर शासन ही ताकतवर के साथ खड़ा हो जाएगा, दबंगों के साथ खड़ा हो जाएगा, जिनके पास हथियार है, जिनका पैसा है, उनके साथ खड़ा हो जाएगा, इस देश का गरीब कहां जाएगा? तो अगर प्रश्न है, अगर प्रश्न उठ रहा है, और विदेश में आप जानते हैं सारे विकसित देशों में, जापान में, अमेरिका में बैलेट पेपर से चुनाव होता है। आपने देखा अमेरिका का प्रेसिडेंशियल चुनाव होता है, वो बैलेट पेपर से होता है। तो अब प्रश्न यह है, अगर लोगों के दिमाग में यह प्रश्न उठ रहा है तो बैलेट पेपर से चुनाव करा लो। आप ऐसा करो, एक स्टेट में करा लो, आप एक चुनाव क्षेत्र में करा लो। अगर पता चलेगा कि बाकी जगह तो ये हो रहा है और यहां पे एक क्षेत्र में जहां बैलेट पेपर से चुनाव हुआ वहां 20,000 वोट से कांग्रेस आगे है, अभी भी टेस्ट कर लो। आप एक डिस्ट्रिक्ट, एक कोई चुनाव क्षेत्र ढूंढ लो, उसमें कहो कि साहब जहां पे बैलेट पेपर से 30,000 की लीड थी, इसमें दोबारा चुनाव होगा, बैलेट पेपर से होगा, देखते हैं कौन जीतता है हारता है। अगर मान लीजिए 30,000 की लीड 20-25,000 या 40,000 तक बढ़ घट गई, इसका माने मामला सब कुछ ठीक है। अगर वो 30,000 की लीड घट के -30,000 हो जाई और कांग्रेस जीत गया, इसका माने लेकिन अगर चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है, अगर वो न्याय नहीं देना चाहता है और उसने ठान लिया है कि हमको किसी को नहीं सुनना है, सुप्रीम कोर्ट 3 साल लगाएगा सुनवाई करने में, तब तक नेक्स्ट चुनाव आ जाएगा, पार्लियामेंट का इलेक्शन निकल जाएगा। देखिए, ये देश के लोकतंत्र के लिए ये हितकारी नहीं है। संशय अगर पैदा हुआ, बीमारी हुई कि नहीं हुई मुझे नहीं पता, किसी को नहीं पता, लेकिन बीमारी हुई कि नहीं हुई, लोगों के दिमाग में संशय है, तो उसमें उसमें उसके डीप में जाने से क्या परेशानी है? परेशानी केवल उसको होगी जिसने बेईमानी की है। अगर बेईमानी नहीं की है तो क्यों करेगा? अरे मेरा पाक दामन साफ है, अगर मेरा पूरा सब कुछ, कहीं मैंने कोई गड़बड़ी नहीं की है, आ जाओ, जो करना है कर लो। लेकिन आप देख रहे हैं कि जहां पे करोड़ों रुपए का हेरफेर हो रहा है, मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, वहां कोई जांच नहीं हो रही, और दूसरे के यहाँ 1.5 साल उसको, अनिल देशमुख को, जेल में रख लेते हैं। केवल एक जो बर्खास्त पुलिस कमिश्नर था, उसके कहने पे ये 100 करोड़ हमसे मांगते थे, और 1.5 साल के बाद जज कहते हैं कि साहब इन पे तो कोई आरोपी नहीं बनता। संजय राउत को आप 6 महीने जेल में डाल देते हैं। संजय सिंह को और जो मनीष सिसोदिया है, उसी कांड में जेल में भेज देते हैं जिस कांड में जो कविता है, तेलंगाना के बीआरएस प्रमुख की बेटी, उसी कांड में, एक ही में, उनको कुछ नहीं होता है। ये देश की न्याय प्रक्रिया पे लोगों का विश्वास उठ जाएगा। इस देश का विश्वास अगर किसी पे बचा है, प्रशासनिक अधिकारियों में नहीं बचा है, पॉलिटिशियंस में नहीं बचा है, अगर बचा है तो इस न्याय प्रक्रिया में बचा है, जो चुनाव आयोग भी एक न्याय प्रक्रिया है। तो इसलिए उन्हें संशय दूर कर देना चाहिए, वरना देश के अंदर लोगों का जब विश्वास अगर गरीबों का उठ गया, इसमें तानाशाही हो जाएगी। अमीर जो है जिसको चाहेगा वैसे हाकेगा और गरीबों को कोई आवाज नहीं मिलेगी। इसलिए जांच नहीं होनी चाहिए, इसमें बाकायदा कार्रवाई होनी चाहिए और इसमें निष्पक्ष होना चाहिए। दोबारा चुनाव एक क्षेत्र में करा के देखना चाहिए। और परेशानी क्या, 2024 का चुनाव जो है बैलेट पेपर से हो जाए, अगर बीजेपी जीत जाती है, सलाम करेंगे, प्रणाम करेंगे, आज से बीजेपी के खिलाफ कुछ नहीं बोलेंगे। लेकिन अगर ईवीएम में लोगों का विश्वास नहीं है, उन्हें लग रहा है हेरफेर हो रही है, तो दिमाग तो मेरे भी संशय में, प्रूफ मेरे पास ना कुछ है और ना मैं कहता हूं बेईमानी हुई कि नहीं हुई। जी बिल्कुल ठीक बात है सर। और जिस तरह से क्या आप मान सकते हैं कि किसी विधायक को उसी के गांव में 50 वोट भी ना मिले, और इसी तरह के आरोप जो है वो कमलनाथ लगा रहे हैं कि उनके कई विधायकों ने इस बात को लेकर कहा है कि क्या मेरे परिवार के लोग भी मुझे वोट नहीं देंगे? ऐसा तो नहीं हो सकता, और कोई निर्दलीय भी चुनाव लड़ेगा तो जीत जाएगा। और वहीं दिग्विजय सिंह जो है वो कह रहे हैं कि चिप वाली किसी भी मशीन को हैक किया जा सकता है, और ऐसे तमाम आर्टिकल्स जो है वो सामने आ चुके हैं। और उन्होंने ये भी मांग की है अब सुप्रीम कोर्ट से और चुनाव आयोग से कि इसकी दोबारा जांच कराई जाए या इस पर ध्यान दिया जाए। और 2024 का इलेक्शन क्योंकि पास है तो इसकी गंभीरता और भी ज्यादा बढ़ जाती है। तो क्या विपक्ष जो है इसको लेकर आवाज उठाएगा कि ईवीएम बैन होनी चाहिए और बैलेट पेपर पर चुनाव होने चाहिए? क्या मिलकर ये आवाज उठाई जाएगी? नहीं, देखिए, आवाज उठाने से होता क्या है, आप कितनी आवाज उठा लीजिए, कुछ नहीं होगा, बल्कि एक आध दो आरोप लगा के आपको जेल भेज दिया जाएगा, और फिर 2024 के चुनाव के बाद ही आप छूटेंगे, तब तक आप जेल में रहेंगे। तब तक होगा कि साहब चार्जशीट होगी, और उसके बाद होगा कि नहीं आपने कुछ नहीं किया, 2024 का चुनाव तो निबट जाएगा। मेरे ख्याल से जो सबसे पहला काम अपोजिशन को करना चाहिए, जैसे वेस्ट बंगाल हो गया, बिहार हो गया,
जहां जहां अपोजिशन की सरकारें हैं वो चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट में कहें हम अपनी स्टेट में बैलेट पेपर से चुनाव कराएंगे, हम ईवीएम से नहीं कराएंगे, हमें अनुमति दी जाए। अगर अनुमति नहीं देता है चुनाव आयोग, इसका माने आप निष्पक्ष नहीं है। अगर अनुमति देता है तो करा लीजिए बैलेट पेपर से। भाई अपने क्षेत्र, यह अनुमति तो चुनाव आयोग को देने में क्या परेशानी है। लेकिन क्योंकि ये चुनाव आयोग का विशेषाधिकार है, स्टेट गवर्नमेंट तब तक नहीं कर सकती जब तक कि चुनाव आयोग अनुमति न दे। सुप्रीम कोर्ट भी उसमें इंटरफियर नहीं कर सकता, क्योंकि जो चुनाव आयोग है वो इंडिपेंडेंट जुडिशियल अथॉरिटी है। तो अगर चुनाव आयोग से ये अपोजिशन के जितने भी हैं, केरला है, तमिलनाडु है, तब ये सारे हैं, अब तो तेलंगाना भी हो गया, कर्नाटका भी हो गया, कहें कि साहब अगला चुनाव मेरे यहाँ जो पार्लियामेंट का इलेक्शन भी होगा 2024 का, वो बैलेट पेपर से होगा, ईवीएम से नहीं होगा, मैं कंडक्ट कराऊंगा, आप जितने सीआरपीएफ वालों को भेजना है भेज दीजिए, लेकिन मैं ईवीएम से नहीं करने दूंगा। इसमें चुनाव आयोग को क्या, अगर चुनाव आयोग इसके बावजूद अनुमति नहीं देता है, जनता के सामने एक्सपोज होगा। देखिए एक्सपोज तो हो गया, उससे कोई परेशानी उनको नहीं है, उन्हें 2024 का चुनाव जीतना है। और एक बार 2024 का चुनाव जीत गए तो उसके बाद कोई चुनाव उनाव होना नहीं है। उसके बाद जो है बिल्कुल अपनी सेंगोल से शासन चलेगा। मुकुट वोट लगा के पार्लियामेंट के लोग आएंगे, ब्राह्मण आएंगे, वो गंगा जल का छिड़काव करेंगे, और ये सब जो है बिल्कुल एक अलग दिशा में हम चले जाएंगे। लोकतंत्र के लिए आवश्यक है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए आवश्यक है कि लोगों की जो आस्था है, लोगों का जो विश्वास है देश की न्याय व्यवस्था पे न टूटे। इसलिए इस बात को अपोजिशन, क्योंकि अपोजिशन की बात नहीं मानेंगे, आप करेंगे क्या। अच्छा, जो उठाते भी अपोजिशन वाले, अखबार वाले उसे छापते नहीं, गोदी मीडिया उसको छापता नहीं, तो लोग कहते हैं अपोजिशन कुछ नहीं कर रहा है। अरे बेचारा अपोजिशन करे क्या जब जनता तक वो बात पहुंचती नहीं है। जी। और सर एक बहुत महत्वपूर्ण जो है वो एक ट्वीट काफी ज्यादा वायरल हो रहा है कि एक बीजेपी नेता है मध्य प्रदेश के, तो उन्होंने क्या है एक फेसबुक पोस्ट के जरिए 1 दिसंबर को ही बता दिया था कि 3 दिसंबर को नतीजे क्या आएंगे। जैसे एक उज्जैन की एक विधानसभा है, वहां को लेकर उन्होंने दावा किया था कि इतने वोट कांग्रेस को मिलेंगे, इतने वोट बीजेपी को और इतने अन्य के खाते में जाएंगे। और बिल्कुल जब नतीजे आए, आप इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर देखिए तो बिल्कुल सटीक वही आंकड़े आए हैं, बस 200-400 का अंतर है। तो क्या ये किसी को पहले से पता हो सकता है क्या कि कितने वोट आएंगे? मान लीजिए कि कुल वोट पता हो जाए, क्योंकि पता हो जाता है जब जिस दिन मतदान होता है कि कितने प्रतिशत वोट पड़े हैं और कितने लोगों ने वोट किया है, लेकिन किसको कितने वोट जाएंगे ये जो है जानना कैसे किसी के लिए पॉसिबल हो सकता है? भाई निधि जी, आप उनकी आमदनी बढ़वा देंगे, वो ज्योतिषी बन जाएंगे, जनता जो है भभूत लगा के उनपे दक्षिणा चढ़ानी शुरू कर देगी कि देखिए इतने महाज्ञानी हैं, ये तो एक एक वोट की संख्या बता सकते हैं। तो इसलिए उनका तो आप अपने मूल्य बढ़ा रहे हैं। प्रश्न ये है कि वहां जा, क्योंकि लोगों का तो ये है ना कि साहब ये तो दिव्य पुरुष है, इन्होंने तो एक एक वोट का बता दिया। जैसे अब आप पर्ची वाले बाबा पर्ची निकाल लेते हैं, उनसे भी आगे निकल गए हैं। नहीं, पर्ची वाले बाबा ने तो कहा था कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया के मैच में इंडिया जीतेगी, जीत गई ऑस्ट्रेलिया। अब पर्ची वाले बाबा उसी की पर्ची नहीं निकाल पाए, है ना। तो ये प्रश्न ये है, ये कोई मुद्दा नहीं है। असली मुद्दा ये है कि लोगों के दिमाग में संशय है। चुनाव आयोग को हमारे विश्वास है, हम उस पर विश्वास करते हैं, हम कोई आरोप नहीं लगाएंगे जब तक हमारे पास कोई प्रूफ नहीं होगा। लेकिन अगर देश की जनता इस पे संशय कर रही है, विदेश में हर जगह बैलेट पेपर से चुनाव होता है, तो इसमें बैलेट पेपर से एक चुनाव क्षेत्र में चुनाव करा लिया जाए। अगर ये निकले कि वही लीड रहती है, उसे 10-20% का ऊपर नीचे होता है, दिग्विजय सिंह माफी मांगे, और अगर उसमें कांग्रेस जीत जाए, अब यही जो जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी की आप उज्जैन की बात कर रहे हैं, इसी में बैलेट पेपर से दोबारा चुनाव करा लीजिए। जी जी जी, बिल्कुल सही बात है। अब सर बात कर लेते हैं 2024 को लेकर। तो जिस तरह से विपक्ष अब काफी ज्यादा क्योंकि जोश में था कि 3 राज्यों में कांग्रेस की सरकार आने ही वाली है, लेकिन आखिर में क्या हुआ सभी ने देखा। तो अब क्या 2024 को लेकर उसी जोश के साथ चुनाव लड़ा जाएगा और इंडिया गठबंधन क्या मजबूत होगा, या फिर जिस तरह से विधानसभा चुनावों में बिखर गया था, तो क्या इसमें भी इसी तरह का कुछ नजर आएगा? नहीं, बहुत सारी भ्रांतियां हैं। पहली बार, इंडिया गठबंधन जो था विधानसभा के लिए नहीं था, केवल लोकसभा के लिए था, पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न ये है कि ये और ज्यादा मजबूती से लड़ेगा। देखिए, अब इस समय विपक्षी गठबंधन में 2 तरह के लोग होंगे, जो कि समझेंगे कि ईवीएम से हम नहीं लड़ सकते, वो शरणागत हो जाएंगे जिससे जेल न जाना पड़े। और जो थोड़े जोखिम वाले हैं, जो डरो मत को मानते हैं, वो इंडिया अलायंस में रहेंगे। लेकिन अब उनके लिए डू और डाई वाली स्थिति होगी, या तो रहेंगे या खत्म हो जाएंगे, इसलिए वो जी जान से लड़ेंगे। दूसरी बात ये हो गई। तीसरी बात मैं मानता हूं कि ये जो चुनाव हुए हैं, कर्नाटका का हुआ था,
हिमाचल का हुआ था और ये चुनाव हुए हैं, इससे लग रहा है कि 2024 में अगर इस तरह का भी वोटिंग परसेंटेज रहता है तो मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बन सकते। जी, बिल्कुल सही बात है सर। और इस तरह से जो है जब 2024 का चुनाव होगा तो जाहिर है कि अब बीजेपी तो ओवर कॉन्फिडेंट हो ही गई है कि 2024 में भी अब कुछ नहीं बिगड़ेगा अगर नहीं ये ओवर कॉन्फिडेंट ईवीएम नहीं साथ। है, नहीं आप जी नहीं समझ रही हैं निधि जी। जी मोदी जी बहुत परेशान हैं इन चुनाव रिजल्ट से, बहुत परेशान हैं। कारण यह है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, यहां पे पिछले चुनावों में कांग्रेस को केवल 3 सीटें मिली थी, जिसमें से एक मध्य प्रदेश की एकमात्र सीट जो थी छिंदवाड़ा थी, जिसमें छिंदवाड़ा से कांग्रेस जीती थी। इस बार के भी विधानसभा चुनाव में उनके जो लोकसभा क्षेत्र में 7 विधानसभा हैं उसमें सब में कांग्रेस जीती है। इसका माने ये छिंदवाड़ा नहीं छीन पाएंगे। जो विधानसभा वाइज वोटिंग हुई है, अगर उसको पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में चेंज करें तो 24 सीटें ऐसी हैं तीनों स्टेट मिला के जहां पे कांग्रेस को गेन हो रहा है। इसका माने जहां 3 सीटें मिली थी 24 मिल रही हैं, 21 सीटें बढ़ी। तेलंगाना में और कर्नाटका में पिछली बार 1 सीट कर्नाटका में कांग्रेस को मिली थी और तेलंगाना में 3 मिली थी, 4। तेलंगाना और कर्नाटका मिलके जिस प्रकार से साउथ नॉर्थ डिवाइड हो रहा है, साउथ में कम से कम 30 सीटें कांग्रेस को मिलेंगी, वहां आपकी 26 सीटें बढ़ेंगी। तो 50 सीटें कम करनी है मोदी जी को अब ध्वस्त करने के लिए और 50 सीटें मिल रही हैं कांग्रेस को। भाई आप सोचिए यूपी में आप कैसे सीटें बढ़ा लेंगे, आप राजस्थान मध्य प्रदेश में कैसे सीटें बढ़ा लेंगे, तमिलनाडु में आपकी सीटें हैं नहीं, वेस्ट बंगाल में 18 सीटें मिली थी, इस बार नहीं मिलेंगी, बिहार में मिली थी नहीं मिलेंगी, महाराष्ट्र में मिली थी नहीं मिलेंगी, कर्नाटका में कम होंगी, तेलंगाना में कम होंगी और इसके बाद हिमाचल में कम होंगी। चाहे मैं कह रहा हूं चारों की चारों कांग्रेस को न भी मिले, लेकिन सत्ता में लौटने का मार्ग बहुत वो है। और मोदी जी इस समय वास्तविकता में कह तो रहे, दिखा तो रहे बहुत खुश हैं, लेकिन अंदर अंदर वो चिंतित हैं किस प्रकार से वो करेंगे। लेकिन ईवीएम क्योंकि एक ऐसा प्रश्न चिन्ह है जिसमें सब परेशान हैं, तो मुझे ऐसा लगता है सुप्रीम कोर्ट को ये कहना चाहिए कि हम कम से कम 50% कॉन्स्टिट्यूएंसी में बैलेट पेपर से कराएंगे और ईवीएम की भी हम जांच करवाएंगे, जिससे कि लोगों के दिमाग में कोई संशय ना हो।